हेलो फ्रेंड्स, सोयल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत शिक्षण के बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर किया था। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन थे ये 2015 से लेकर 2023 तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं। उसके अलावा दोस्तों, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको इसमें शामिल किया गया था। तो आप लोग उन वीडियो को अच्छे से देख लीजिए जिससे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाए। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहां से जानेंगे बचे हुए बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुआ एंड तक ज़रूर देखिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बालक शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन रूप होगा। बालका होगा, बालका होगा, बालकायो होगा या ये सभी होगा। ठीक है, तो बालक शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन हो जाएगा यहाँ पे बालकायो। ठीक, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कर धातु लन लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप होगा। अकुरतम है, अकुरत है या फिर अकरो है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कृत धातु लट लकार यहाँ पर हो जाएगा अकरो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है भूतकाल को कहते हैं। भूतकाल को क्या कहते हैं? लन लकार कहते हैं, लट लकार कहते हैं, लोट लकार कहते हैं या फिर कोई नहीं। तो भूतकाल को दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है लन लकार, यानी ए ऑप्शन इसका राइट होगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है तस्मिन में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है, षष्ठी है, तृतीया है या फिर सप्तमी है। तो तस्मिन में विभक्ति हो जाएगी दोस्तों सप्तमी विभक्ति। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है बाला शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप होगा यहाँ पे। ठीक, तो बालके, बालकाया, बालाभ्य या फिर बालेसु। तो यहाँ पे बाला शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा बालाया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जायत का अर्थ होता है जीवन होता है, उत्पन्न होता है, हवा होता है या फिर पानी होता है। तो जायत का दोस्तों अर्थ होता है उत्पन्न होना। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि काकचेष्टा, वकोध्यान, श्वानिंद्रा, अल्पाहार, गृहत्यागी पंच लक्षण हैं। किसके हैं? स्त्री के हैं, विद्यार्थी के हैं, पुरुष के लक्षण हैं या इनमें से किसी के नहीं लक्षण हैं। तो काकचेष्टा, वकोध्यान, श्वानिद्रा, अल्पाहार, गृहत्यागी ये 5 लक्षण होते हैं दोस्तों के। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ से आता है कि भावसम्य विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी भावसम्य विधि के नाम से किसको जाना जाता है? अन्वय विधि को, दंडवान विधि को, व्याख्यान विधि को या फिर तुलनात्मक विधि को। तो भावसम्य विधि के नाम से दोस्तों जाना जाता है तुलनात्मक विधि को। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि हितन का अर्थ है हितकारी, वीर, जल या इनमें से कोई नहीं। तो हितन का अर्थ हो जाएगा दोस्तों हितकारी, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यहाँ पर आता है तत् का अर्थ है तम है, हम है, वह है यानी उसके या फिर वे। तो यहाँ पे तत् का जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा वह का मतलब होता है यहाँ पे उसके। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि सारगर्भित वाक्य को क्या कहते हैं? श्लोक कहते हैं, सूक्ति कहते हैं, छंद कहते हैं या फिर गर्भ वाक्य कहते हैं। तो सारगर्भित वाक्य जो होता है उसको कहते हैं सूक्ति, सार उसमें छुपा होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है, रामायण है, अभिज्ञान शाकुंतलम है या फिर गीता है। तो सबसे बड़ा महाकाव्य यहाँ पर हो जाएगा महाभारत यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि स्वत्र शब्द का अर्थ होता है चारों ओर, सब जगह, पास में या फिर कहीं नहीं। तो स्वत्र शब्द का अर्थ हो जाएगा दोस्तों सब जगह। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यहाँ पर आता है कि बालक की मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी शंकाएं दूर की जाती हैं सस्वर वाचन के द्वारा, श्लोक के द्वारा, वंदना के द्वारा या फिर कोई नहीं। तो बालक की मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी जो शंकाएं होती हैं उनको दूर की जाती हैं सस्वर वाचन के द्वारा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर आता है वंदना के रूप हैं 3 रूप हैं, 2 रूप हैं, 4 रूप है या फिर 1 रूप है। तो वंदना के रूप हो जाएंगे 2 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि नमः के योग में विभक्ति होती है, प्रथमा होती है, द्वितीय होती है, चतुर्थी होती है या फिर ये सभी। तो नमः के योग में विभक्ति होती है दोस्तों चतुर्थी विभक्ति यहाँ पे। ठीक, उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और यहाँ पर आता है कि 29 शब्द है 27 का, 20 का, 29 का या फिर 30 का। तो 29 ये शब्द हो जाएगा दोस्तों 29 का। ठीक है, यानी 29 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 29 कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि प्रच्छाम रूप किस लकार पुरुष और वचन का है? तो लट लकार उत्तम
तत्पुरुष एक वचन का है, या फिर लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का है, विदलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का, या फिर लन लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का है। तो यहाँ पे जो प्रछाम है ये हो जाएगा दोस्तों लोट लकार उत्तम बहुवचन का, ठीक है, उत्तम पुरुष बहुवचन का हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि ग्रह धातु आत्मनेपद में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ पर होगा। तो क्या होगा, ग्रहता हो जाएगा, ग्रहणित हो जाएगा, ग्रहणीते हो जाएगा, या फिर ग्रहणिताम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो ग्रह धातु है इसमें लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा ग्रहणीते, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया का पद नहीं है। तो ए ऑप्शन परस्मै, बी ऑप्शन उभय, सी ऑप्शन आत्मने, या फिर डी ऑप्शन सकर्म का कर्मक, ठीक। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सकर्म का कर्मक जो होगा वो यहाँ पर क्रिया का पद नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि अभिव्यक्ति की दृष्टि से पठन कितने प्रकार का होता है। 4 प्रकार का, 5 प्रकार का, 2 प्रकार का, या इनमें से कोई नहीं। तो अभिव्यक्ति की दृष्टि से पठन होता है दोस्तों 2 प्रकार का, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि संस्कृत शिक्षण में कितने प्रकार के मॉडल तैयार किए जा सकते हैं। 2 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार, या फिर 5 प्रकार। तो संस्कृत शिक्षण में जो मॉडल होते हैं वो 2 प्रकार से तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है संस्कृत भाषा शिक्षण में मुख्यतः चार्टों का प्रयोग किया जाता है। 2, 4, 3 या फिर 5 चार्टों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 चार्टों का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वैदिक भेद में वर्णों को विभक्त किया गया है 2, 3, 4 या फिर 5 में। तो वैदिक भेद में वर्णों को विभक्त किया गया है 3, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है संस्कृत भाषा में मुख्य रूप से भेद होते हैं, यानी संस्कृत भाषा में मुख्य रूप से कितने भेद हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, या फिर 5 भेद हैं। तो संस्कृत भाषा में मुख्य रूप से भेद हो जाएंगे 2 यहाँ पे, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है निबंधात्मक प्रश्नों में, लघुत्तरीय प्रश्नों में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, या फिर उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। तो संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है विषय वस्तु प्रश्नों में, यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनमें यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है संस्कृत शिक्षण को श्रव्य दृश्य यानी शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना है। ये सिद्धांत किसका है, ठीक है। तो ये सिद्धांत है स्वाभाविकता का, रोचकता का, अभ्यास का, या फिर सक्रियता का। तो देखिए संस्कृत शिक्षण में जो श्रव्य और दृश्य जो सामग्री होती है उससे क्या होता है, यानी जो सहायक सामग्री होती है इससे जो होता है वो रुचिकर बनाया जाता है। टॉपिक जो होता है वो रुचिकर बनाया जाता है, किस लिए, क्योंकि उसमें रोचकता जो है आ जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है उन्विंशति शब्द का अर्थ है 16, 21, 19 या फिर 29। तो यहाँ पे उन्विंशति का अर्थ हो जाएगा दोस्तों 19, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि एकादश शब्द का हिंदी अर्थ है 21, 11, 1 या फिर एक दशक, ठीक। तो यहाँ पे एकादश शब्द का अर्थ हो जाएगा दोस्तों 11, 11 जिसको कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है पद्य पाठ हेतु संस्कृत में निम्नांकित तत्वों का ध्यान देना चाहिए। उचित आरोह और अवरोह का, शुद्ध उच्चारण का, उचित स्वर और स्पष्टता का, या फिर उपर्युक्त सभी का। तो दोस्तों पद पाठ हेतु संस्कृत में जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो हो जाएंगी दोस्तों उचित आरोह और अवरोह होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, उचित स्वर और स्पष्टता होना चाहिए। तो तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है गायत शब्द में धातु और पुरुष और वचन है। तो गा उत्तम पुरुष एक वचन, गय मध्यम पुरुष बहु एक वचन, गी मध्यम पुरुष बहुवचन, या फिर गा मध्यम पुरुष बहुवचन। तो इसमें गाय शब्द में धातु और पुरुष और वचन हो जाएगा गा मध्यम पुरुष बहुवचन, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्थायत शब्द में धातु पुरुष और वचन है। स्था प्रथम द्विवचन, स्था मध्यम बहुवचन, स्था मध्यम बहुवचन, या फिर स्था मध्यम द्विवचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्था मध्यम बहुवचन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है हम सब पाठ पढ़ेंगे वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा, ठीक है। तो वयम पाठ पठिष्यामि, वयम पाठ पठिष्यन्ति, या फिर वयम पाठ पठिष्यावा, या फिर वयम पाठ पठिष्याम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम सब पाठ पढ़ेंगे, इसका संस्कृत अर्थ हो जाएगा दोस्तों वयम पाठ पठिष्याम। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है भव शब्द रूप है, ठीक है।
तो भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन का, भू धातु उत्तम पुरुष एक वचन का, भू धातु प्रथम पुरुष द्विवचन का, या फिर भू धातु मध्यम पुरुष बहुवचन का। तो भव शब्द रूप हो जाएगा भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि अयाचे क्रियापद में प्रयुक्त लकार है, लट है, लोट है, लट है या फिर लन है। तो यहाँ पे अयाचे क्रियापद में प्रयुक्त लकार हो जाएगा लन लकार यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि अस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन या फिर षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पे अस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि उकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो भानु है, मधु है, विष्णु है या फिर अणु है। तो यहाँ पे उकारांत शब्द पुल्लिंग हो जाएगा भानु यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि वारणी शब्द में लिंग वचन और विभक्ति है, तो स्त्रीलिंग एक वचन बहुप्रथम है या फिर स्त्रीलिंग बहुवचन प्रथमा या फिर पुल्लिंग एक वचन प्रथमा या फिर नपुंसकलिंग द्विवचन प्रथमा है। तो यहाँ पे वारणी शब्द में जो लिंग हो जाएगा वो हो जाएगा नपुंसकलिंग, वचन हो जाएगा द्विवचन और विभक्ति हो जाएगी प्रथमा। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि धन्वा शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है, तो धन्वा शब्द में स्त्रीलिंग बहुवचन षष्ठी विभक्ति है या फिर स्त्रीलिंग एक वचन तृतीय विभक्ति है या फिर स्त्रीलिंग बहुवचन तृतीय विभक्ति है या फिर स्त्रीलिंग द्विवचन तृतीय विभक्ति इसमें है। ठीक है, तो धन्वा शब्द में लिंग वचन और विभक्ति हो जाएगा स्त्रीलिंग एक वचन तृतीय विभक्ति यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि रागा शब्द में प्रयुक्त वचन है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन या फिर एक वचन और बहुवचन दोनों है। तो यहाँ पे जो रागा शब्द में प्रयुक्त वचन है ये हो जाएगा एक वचन और बहुवचन दोनों। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पतियों में विभक्ति और वचन है, प्रथम विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति द्विवचन या फिर सप्तमी विभक्ति एक वचन या फिर तृतीय विभक्ति द्विवचन। तो यहाँ पे पतियों में विभक्ति और वचन हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो दोस्तों ये अच्छे से आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इनको। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों इसी तरीके से आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, से के द्वारा, के लिए, मैं पर या फिर का की के। तो यहाँ पे जो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है ये हो जाएगा का की के जो है इसमें लोप हो जाता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि एते शब्द में विभक्ति और वचन है, तो प्रथम विभक्ति एक वचन, प्रथम विभक्ति बहुवचन या फिर प्रथमा विभक्ति द्विवचन या फिर षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो एते शब्द में विभक्ति और वचन हो जाएगा प्रथम विभक्ति द्विवचन यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि षोडश शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है। ठीक है, 16 है, 21 है, 19 है या फिर 29 है, षोडश शब्द का दोस्तों अर्थ हो जाएगा 16। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि पिपीलिका शब्द का अर्थ है, तितली है, चिड़िया है, चींटी या फिर कोयल है। तो पिपीलिका शब्द का अर्थ हो जाएगा दोस्तों चींटी यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि 19 पद संज्ञा का बोधक 21 का है, 19 का, 31 का या फिर 11 का है। दोस्तों ये 19 का बोधक होता है। ठीक है, 19 जो होता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होती है, निर्गच्छति, प्रतिगच्छति, उद्गच्छति या फिर अवगच्छति। तो यहाँ पे ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होती है उद्गच्छति। ठीक, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है 6 संयुक्त रूप है, का और भा का है, का और या का है, का और शा का या फिर का और शा का। तो यहाँ पे जो ये 6 संयुक्त रूप है यह का और शा का मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है प्रियंगु शब्द बोधक है, चने का, चावल का, बाजरे का या फिर तिल का। तो ये प्रियंगु शब्द बोधक हो जाएगा दोस्तों बाजरे का। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि नधे शब्द रूप है, तो तृतीय विभक्ति एक वचन का या फिर तृतीय विभक्ति द्विवचन का या फिर चतुर्थी विभक्ति एक वचन का या फिर तृतीय विभक्ति एक वचन का। तो ये जो नधे शब्द है ये रूप हो जाएगा दोस्तों चतुर्थी विभक्ति एक वचन का। ठीक है, राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पठामी धातु रूप है, गम धातु का, पठ धातु का, वध धातु का या फिर पस धातु का। तो देखिए पठामी धातु रूप हो जाएगा दोस्तों पठ धातु का। राइट आंसर बी ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है अशुद्ध वाक्य है, अहम पठामी, मोहना गच्छति या फिर महम फलम आनय या फिर मम शह रमेशा गच्छति। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य हमें पहचानना है। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य हो जाएगा महम फलम आनय। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है क्रिया कितने प्रकार की होती है यहाँ पे। ठीक है, तो क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या फिर 5 प्रकार की। तो दोस्तों क्रिया होती है यहाँ पे 2 प्रकार की। ठीक है,
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत शिक्षण के जितने बचे हुए क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।